पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतना तो खैर बहुत दूर की बात है। अन्ना आंदोलन से जुड़े और बड़े बड़े षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ रचे गए। अन्ना आंदोलन के दौरान भी और उसके बाद भी और आज तक रचे जा रहे हैं। अन्ना आंदोलन जैसे वो महाभारत में कहावत है कि पांडवों ने कहा था 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन बोला एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उस टाइम हम लोग मांग रहे थे लोकपाल दे दो। अगर ये लोग लोकपाल बना देते उस टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग पार्टी बनाते, हम लोग चुनाव लड़ते। चैलेंज किया उन लोगों ने कि अगर लोकपाल चाहिए तो खुद अपनी पार्टी बना लो और खुद चुनाव लड़के आओ। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तब हम लोगों ने पार्टी बनाई। उस वक्त भी इन लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था हम लोगों का। 3 साल की ये जो जर्नी है, 3 साल की ये जो यात्रा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत ही अद्भुत किस्म की यात्रा है। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है एक एमएलए बनने में। पूरी जिंदगी घिसते रहते हैं, तब जाके एक एमएलए बनते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इस देश के अंदर कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर 28 सीट आ गई, फिर दूसरे साल में 67 सीट आ गई, 70 में से 67 सीट आ गई, इतिहास रच गया। तो जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो रहा है, ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो चमत्कार करवा रहा है। ये हमारे किए नहीं हो रहा। जिस दिन हमारे अंदर ये घमंड आ गया कि ये हम कर रहे हैं और हमारे से हो रहा है, उस दिन आप खत्म है। ये हमारे किए नहीं हो रहा। ऊपर वाले की कुछ ना कुछ तो रजा है, कुछ ना कुछ तो मंशा है, हमसे करवा रहा है वो। तो जब ऊपर वाले ने अपने को चुना है अच्छा काम करने के लिए, तो उसके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए। उसके हम लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। पिछले 3 साल में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए और अभी भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे जा रहे हैं। जो इधर उधर से दोस्त हैं, आईबी में दोस्त हैं, इधर हैं उधर हैं, कि आज हम लोग जिंदा हैं, सारे इकट्ठे हैं, हंस खेल रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। ये सब किसी ना किसी चमत्कार का ही नतीजा है। जो लक्ष्य लेके चले थे हम लोग, मोटे मोटे तौर पे 2 लक्ष्य थे अपने उस वक्त। एक, भ्रष्टाचार दूर करना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। उसके लिए हम कहते थे लोकपाल बिल चाहिए, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और भी कई कदम उठाने हैं, लोकपाल बिल के लिए लड़े थे। और दूसरा, स्वराज। हालांकि स्वराज की परिभाषा को इतना खराब कर दिया लोगों ने कि मेरी मानो तो स्वराज, नहीं मानो तो स्वराज नहीं। मतलब जिसकी मान लो तो वो कहता है बड़ा अच्छा स्वराज है, नहीं मानो तो कहता है पार्टी में स्वराज नहीं। तो खैर हमने कहा था भाई सरकार के अंदर स्वराज होना चाहिए। जितने निर्णय नीचे लिए जा सकते हैं वो निर्णय लिए जाएं। इन 2 चीजों को लेके चले थे। तो मैं जब से अपनी सरकार बनी है, फरवरी में सरकार बनी थी, लगभग 10 महीने हो गए, और 10 महीनों के अंदर सरकार ने इतना काम किया कि आज मैं चैलेंज कर सकता हूं कि 15 साल का शीला जी का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, या दूसरी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को उठा के देख लीजिए, अपने प्रधानमंत्री जी का 1.5 साल उठा के देख लीजिए। उनके पास तो पूरा देश था, उनके पास तो कितना कुछ था करने के लिए। जितना काम मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने किया, मैं भी पढ़ रहा था ये जिन्होंने भी बनाया पर्चा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अचीवमेंट्स इन 9 months so far, इतना काम मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने किया। सबसे पहले भ्रष्टाचार की जिक्र करते हैं। आज तक भारत के इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी ने खुद अपने मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निकाला और उस मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया। नहीं तो कई महीनों तक अखबार चिल्लाते रहते हैं, कई महीनों तक विपक्षी दल चिल्लाते रहते हैं,
और पार्टियां अपने मंत्रियों को बचाती रहती हैं और उसके बाद भी नहीं निकालती, या मजबूर, जब इतना मजबूर कर दिया जाता है, कोर्ट भी बोलते हैं, विपक्ष भी बोलता है, मीडिया भी बोलता है, जीना हराम कर देता है, तब जाके निकालते हैं। हमारे मंत्री के खिलाफ तो किसी को पता ही नहीं था। व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने क्लिप भेजी, मैंने और मनीष ने बैठ के वो क्लिप देखी सारी रात, और हमें लगा कि हमारे मंत्री ने गड़बड़ कर रखी है। उसको बुला के पूछा, उसने कबूल कर लिया, और उस कबूल करने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको कैबिनेट से बाहर कर दिया। मुझे लगता है ये राजनीति के अंदर शुचिता के मामले में शायद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा होगा। उससे एक मैसेज भी गया, पूरी ब्यूरोक्रेसी में मैसेज गया, सारे एमएलए में मैसेज गया, सारे मंत्रियों में मैसेज गया, सारी सरकार में मैसेज गया कि ये सरकार ऐसी है जो अपने मंत्री को निकाल सकती है, तो फिर ये किसी को भी नहीं बख्शने वाले ये लोग। तो सारे ठीक हो जाओ, और नहीं तो फिर गए। ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग है सब लोगों के बीच में। अभी एक फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर शुरू तो शीला जी करके गई थी, 2013 में शुरू हुआ था, हमारी सरकार 2015 में आई। फरवरी के महीने में जब हमारी सरकार आई तो 10% या 15% फ्लाईओवर पूरा हुआ था, 20% फ्लाईओवर पूरा हुआ था। हमारी सरकार के आने के बाद इस फ्लाईओवर ने गति पकड़ी। यह फ्लाईओवर 247 करोड़ का बनना था। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई काम अगर 100 करोड़ का सरकार में होना हो और 2 साल में होना हो, तो पहली बात तो 10 साल से कम में पूरा नहीं होता, और 10 साल में जब तक पूरा होता है वो 100 करोड़ के 2000 करोड़ हो लेते हैं। कभी भी आज तक मैं सरकार में पहले इनकम टैक्स में भी था और अब मुख्यमंत्री हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि जितना लागत थी उस लागत मूल्य से कम समय में तो कई बार हो जाता है, जैसे मेट्रो वाले भी कई प्रोजेक्ट अपने कम समय में कर ले, कम लागत में होते हुए मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ कि 247 करोड़ 250 करोड़ का काम 150 करोड़ में पूरा कर दिया, 100 करोड़ रुपए फ्लाईओवर पे बना लिए। और आप वो फ्लाईओवर देख के आओ, मैं भी गया था थोड़े दिन पहले दोबारा, जिस दिन उद्घाटन होता है ना उस दिन असलियत नहीं पता चलती, उस दिन तो फूल वूल सारे लगा देते हैं। उसके बाद मैं गया था दोबारा, इतना शानदार फ्लाईओवर है, इतना स्मूथ है। आप दिल्ली के दूसरे फ्लाईओवर से कंपेयर कर लो, दूसरे फ्लाईओवर पे जाओ तो यूं सड़क वे वो करती है, ये इतना स्मूथ फ्लाईओवर है और 150 करोड़ के अंदर पूरा हो गया। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसा मनीष ने बताया, हर हफ्ते में हर मंत्री के साथ बात करता हूँ, पीडब्ल्यूडी के और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट समय से पहले और शायद लागत, उनमें से कई प्रोजेक्ट जो है लागत से कम मूल्य में पूरे होने वाले हैं। हमने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं सरकार में। अभी तक जैसे दिल्ली के अंदर एक इवेंट इंडस्ट्री, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, अभी जैसे आने वाले वीकेंड पे सैटरडे संडे को AR रहमान का बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर होने वाला है, और कई सालों के बाद हो रहा है इतना बड़ा कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम दिल्ली से उठ के बाहर चले गए थे, दिल्ली के अंदर इन्होंने कार्यक्रम करने बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इनका कहना था जी दिल्ली में अगर एक कार्यक्रम करना हो तो 27 डिपार्टमेंटों से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक एक डिपार्टमेंट से परमिशन लेने में नानी याद आ जाती है। मैंने इन लोगों को बुलाया, इनकी इवेंट इंडस्ट्री वालों की एक एसोसिएशन है, हम लोग बैठे 27 के 27 डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाया, उनमें से अधिकतर लाइसेंस हम लोगों ने कैंसिल कर दिए, और एक वेबसाइट बनाई जिस वेबसाइट पे जाके आप आधे घंटे के अंदर लाइसेंस ले सकते हो। और ये कहने की बात नहीं है, अभी पिछले महीने जुबिन मेहता का प्रोग्राम हुआ था, और जुबिन मेहता का कार्यक्रम जिन लोगों ने करवाया था वो लोग मेरे को इनवाइट करने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा जी हमें 20 मिनट के अंदर इंटरनेट के ऊपर परमिशन मिल गई, जिसके लिए हमें 6-6 महीने पहले भागना पड़ा करता था। तो जब हमने सारे लाइसेंस खत्म कर दिए, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, डिपार्टमेंट जाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर भ्रष्टाचार कहां से होगा? भ्रष्टाचार के जो कारण थे वो कारण ही खत्म कर दिए। फिर उन्होंने बताया जी
हम दिल्ली में कार्यक्रम इसलिए नहीं किया करते थे, एक उदाहरण दिया, बोले जी एक कार्यक्रम करा, उसमें 40,000 टिकटें थी, जिसमें से 17,000 टिकटें हमें फ्री में देनी पड़ी, एक्साइज वालों को देनी पड़ी, पुलिस वालों को देनी पड़ी, दिल्ली सरकार वालों को देनी पड़ी। बोला जिससे परमिशन लेने जाओ वही 2-3 हजार टिकटें फ्री में मांगता था। तो बोला जी अब बताओ कैसे काम चलेगा। जुबिन मेहता के कार्यक्रम में मेरे को ये इनवाइट करने आए, मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को जाना है तो मैं टिकट लेके जाऊंगा। अभी तो उस कार्यक्रम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मैं नहीं गया। अभी AR रहमान के कार्यक्रम में जाऊंगा, 3,500 रुपए की टिकट है, मैं अपनी टिकट लेके जाऊंगा और मनीष की भी टिकट खरीद ली हम दोनों। कुमार जाएगा तो तीनों के पैसे वही देगा। तो ये अलग किस्म की राजनीति है। मुख्यमंत्री भी अगर किसी कार्यक्रम में जाएगा तो टिकट लेके जाएगा। मैं पिक्चरें देखने जाता हूं, हम लोग आम आदमी की तरह जाते हैं, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं, कोई पिक्चर हॉल के मालिक को, मेरे को पिक्चरों का बहुत शौक है, कोई मालिक को नहीं बताते, जाते हैं इंटरनेट पे अपनी टिकट लेते हैं और टिकट लेके अंदर जाके अपनी पिक्चरें देखते हैं, आम आदमी की तरह जाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, SDM के दफ्तर के अंदर जितने सर्टिफिकेट मिलते हैं, OBC सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि बिना पैसे के आप एक सर्टिफिकेट लेके दिखा दो मैं मान जाऊंगा। ये सारे सर्टिफिकेट हमने सिंप्लीफाई कर दिए। अब आपको जान के यहाँ पे बहुत सारे अपने कार्यकर्ता हैं जो SC/ST सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट के लिए तो आप लोगों ने खूब धक्के खाए होंगे। अभी तक ये था कि अगर आपके घर में OBC कोई है या SC/ST कोई है वो भी देना पड़ता था, उसके अलावा 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने पड़ते थे, 1 MLA के साइन कराने पड़ते थे, और फिर यहां से कोई इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन के लिए जाया करता था। हमने कहा सारा खत्म, अब एक गरीब आदमी जो SC/ST है, OBC है, वो कहां 2 गजेटेड ऑफिसर को जानता है। वो किसी गजेटेड ऑफिसर को ये साइन करना पड़ता था कि मैं इसको जानता हूं, 5 साल से जानता हूं और मैं जानता हूं कि SC/ST है। कोई गजेटेड ऑफिसर तो क्या होता था, दलाल बने पड़े थे, दलालों ने गजेटेड ऑफिसर के साथ सेटिंग कर रखी थी, वो पैसे लेते थे और पैसे लेके सारे साइन कर देते थे, सब फर्जीवाड़ा चल रहा था। अब कोई गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने की जरूरत नहीं है, कोई MLA से साइन कराने की जरूरत नहीं है, कोई फील्ड वेरिफिकेशन नहीं होगी। आपके घर के अंदर जो भी रिश्तेदार आपका अगर SC/ST है, OBC है, वो दे दो और आपका सर्टिफिकेट शाम तक मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कोई दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के ऊपर अप्लाई करो और आपको इंटरनेट के ऊपर आपके घर में आपका सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। इस किस्म के इनकम सर्टिफिकेट है। अब मेरे को क्या पता इनकी इनकम कितनी है, इन्होंने अप्लाई करा जी मेरी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, मेरे को क्या पता, इनकी अफसर को क्या पता। तो अफसर क्या करता है, इंस्पेक्टर भेजता है। अब इंस्पेक्टर जाता है, इंस्पेक्टर, मैं चैलेंज करता हूं कोई किसी से मिलके ये बता दे कि किसकी कितनी इनकम है, तो वो इंस्पेक्टर बेसिकली जाके पैसे लेके आता है। किसी का घर देख के उसकी इनकम तो पता चलती नहीं है। तो हमने अब उल्टा कर दिया, हमने कहा आप बताओ आपकी इनकम कितनी है, जितनी आप कहोगे हम उतनी मान लेंगे, लेकिन कल अगर गड़बड़ मिली तो जेल जाओगे। तो आपके ऊपर डाल दिया हमने। अब जनता बताए कि जनता, आप कहोगे जी मेरी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, हम मान लेंगे आपसे। फिर फॉर्म में हमने लिख दिया, घर में आपके फ्रिज है, घर में आपके ये है, 6-7 प्रश्न पूछते हैं, तो कंप्यूटर भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेता है कि इनकी कितनी। तो एक तो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है और दूसरा जो आप कहते हो हम मान लेते हैं। लेकिन कानून के अंदर हमने ये कर दिया कि हम आपकी इनकम मानेंगे, आपको शाम तक दे देंगे सर्टिफिकेट। गड़बड़ आपने बताया और फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो वेबसाइट पे डाल देंगे, तो आपके पड़ोसी भी देखेंगे, आपके दफ्तर वाले भी देखेंगे, तो अगर आपने गड़बड़ बताई है तो वो आके शिकायत कर देंगे। उसी तरह से आपका SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट हमने वेबसाइट पे डाल दिया। उससे जब आप कोई ना कोई फायदा लोगे तो दूसरे वाले देखेंगे, अगर आपने गड़बड़ लिया है तो वो आके हमको बताएंगे, उसकी जांच कराएंगे और जेल भेज देंगे। अगर आपने तो सारे सर्टिफिकेट्स हमने सिंप्लीफाई कर दिए। फिर आज एक बड़ा ऐतिहासिक कानून पास होने वाला है, असेंबली में आज प्रस्तुत किया जाएगा, मनीष भाई प्रस्तुत करेंगे, कि अगर दिल्ली हर विभाग को हमने कहा है अपना सिटीजन चार्टर बनाओ, आप जितने पब्लिक के साथ काम है
आप लिखो कि ये वाला लाइसेंस इतने दिन में दिया जाएगा और ये अफसर देगा। अगर उतने दिन में उस अफसर ने नहीं दिया, मान लीजिए आपका राशन कार्ड 10 दिन में बनना है, 10 दिन में अगर आपका राशन कार्ड नहीं दिया तो 11वें दिन से आपको मुआवजा, उसकी घड़ी चालू हो जाएगी, उसकी क्लॉक चालू हो जाएगी। 11वें दिन से आपको मुआवजा मिलना ही मिलना है और ऑटोमेटिक मिलना है, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको 10 दिन में राशन कार्ड मिलना था, 25 दिन में राशन कार्ड मिला, तो 15 दिन का आपको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। और कानून में लिख दिया कि जो मुआवजा आपको दिया ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा, और वो मुआवजा आपको जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अगले 15 दिन के अंदर मिलना ही मिलना है आपको मुआवजा, वो भी डाल दिया कानून में। और जो मुआवजा आपको दिया जाएगा वो सरकार बाद में किसी ना किसी की अफसर की तनख्वाह में से रिकवर करेगी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि किस अफसर की गड़बड़ी की वजह से वो डिले हुआ, तो मुआवजा मिलेगा और किसी ना किसी अफसर की तनख्वाह में से कटेगा। ये दोनों बातें इसके अंदर डाल दी, तो उनको ये तय करना, अफसरों को ये डर लगेगा कि अगर हमने नहीं दिया तो किसी ना किसी की तनख्वाह में से कटेगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है पहली बार हो रही हैं। फिर हमने अभी तक विजिलेंस का ये सिस्टम होता था, मान लो फूड डिपार्टमेंट है, राशन डिपार्टमेंट है, राशन डिपार्टमेंट के अंदर एडिशनल कमिश्नर जो है वही विजिलेंस ऑफिसर होता था। तो अगर कोई शिकायत करनी है आपको उस एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ तो वो खुद ही अपनी जांच करता था, अगर उसके बॉस के खिलाफ तो वो खुद ही अपने बॉस की जांच करता था। तो ये सिस्टम तो काम कर ही नहीं सकता। तो दिल्ली के सारे विजिलेंस ऑफिसर्स खत्म कर दिए हमने, सारे विभागों के। अब हमने 8 विजिलेंस ऑफिसर बना दिए जो सीधे विजिलेंस डायरेक्टर को, वो किसी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, वो कोई और काम नहीं करते, उनका काम केवल और केवल विजिलेंस का काम करना है। तो कोई फूड डिपार्टमेंट, एक विजिलेंस ऑफिसर के नीचे में 8-8, 10-10 डिपार्टमेंट है और वो सीधा हम लोगों को रिपोर्ट करते हैं और नीचे किसी को रिपोर्ट नहीं करते। 2-4 दिन के अंदर लोकपाल बिल जिसके लिए हम लोग लड़े थे वो विधानसभा में आने वाला है। उम्मीद है कि इसी सेशन में पास हो जाएगा। उस लोकपाल बिल में वो सारी बातें हैं जो पिछले वाले में थी, 2 बातों को छोड़ के। एक तो ये सिटीजन चार्टर वाला, सिटीजन चार्टर, उस लोकपाल बिल को मैंने दोबारा पढ़ा और मैंने ये देखा कि मेरे को ये पता है ये लोकपाल बिल अब केंद्र में जाएगा और केंद्र सरकार इसको इतनी आसानी से मंजूरी नहीं देने वाली, ये बड़ा क्रांतिकारी बिल है, ये इतनी आसानी। तो मेरे को ये लगा कि इसमें से जो जो चीजें हम अभी लागू कर सकते हैं वो पहले लागू कर लेते हैं। उनके पास 2 साल 3 साल पड़ा रहा, तब तक हम बाकी चीजें, तो उसमें सिटीजन चार्टर वाली बात थी। तो मनीष से मैंने बात किया, मैंने कहा इसका अलग कानून ले आते हैं। तो आज अलग कानून ला रहे हैं। ये सिटीजन चार्टर वाला बिल केंद्र में नहीं जाएगा, ये हम ही पास करके और इसको हम ही लागू करेंगे। उसी तरह से ये विजिलेंस वाला है, विजिलेंस वाला भी, इसके लिए तो कानून लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने नवंबर के महीने में लागू कर दिया। दिल्ली के अंदर अलग से विजिलेंस ऑफिसर बना दिए। तो ये 2 बातें जो हम ऑलरेडी लागू कर चुके हैं, ये छोड़ के बाकी पूरा का पूरा आपका लोकपाल बिल पुराने वाला बिल है, वो सारी बातें उसके अंदर है। और ये कांग्रेसी और बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं नहीं हमको पुराने वाला बिल चाहिए, ये 2 बातें क्यों निकाली? अरे वो लागू कर दी हम लोगों ने, उनके पास विरोध करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो वो कह रहे नहीं जो 49 दिन में बिल पास किया था वही लाओ। तो ये मतलब जो आपने राइट टू सर्विस बिल पास कर दिया, पास मत करो, वही बिल लेके आओ। तो आप ये वाली सारी आवाजें सुनेंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो जब आपके दोस्त आपसे पूछे तो आप बता देना कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये लागू कर चुके हैं, दोनों बातें हम लोग लागू कर चुके हैं, तब आ रहे हैं। हाँ, एमसीडी भी सब होगा। दूसरी बात आती है अपनी स्वराज की। स्वराज की किताब आप सब लोगों ने पढ़ी है। स्वराज का भी अगर कानून हम दिल्ली के अंदर लाते तो ये केंद्र वाले कभी पास नहीं करते। हम भी राजनीति कर सकते थे, हम दिल्ली की विधानसभा में स्वराज का कानून ले आते, पास कर देते, केंद्र में भेज देते, कहते ये देखो कितने गंदे हैं, पास नहीं कर रहे, और हम भी बैठ जाते। उसका भी मैंने बहुत सोचा कि किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है। तो उसका हमने एक तरकीब बनाई है कि बिना कानून पास किए सरकारी ऑर्डर पास करके इसको हम लागू कर देंगे। तो दिल्ली को हम लोगों ने ऑलरेडी मोहल्ला सभाओं में बांट लिया है। मुझे लगता है अगले 15-20 दिन के अंदर
पूरी दिल्ली के अंदर 3000 मोहल्ला सभाओं के नक्शे बन चुके हैं, सैटेलाइट की मैप्स के ऊपर नक्शे बन चुके हैं, बड़े डिटेल में नक्शे बन चुके हैं। 3000 के करीब मोहल्ला सभाएं बनेगी। उन मोहल्ला सभाओं की नोटिफिकेशन 15-20 दिन के अंदर जारी हो सकती है। उसके बाद उन मोहल्ला सभाओं को फिर एक एक करके ऑर्डर कर करके ताकत दी जाएगी कि राशन की दुकान कैंसिल करने की पावर, टीचर नहीं आए तो टीचर के ऊपर पावर, अगर लोकल डिस्पेंसरी ना खुले, मोहल्ला क्लिनिक ना, एक एक करके सारी पावर हम ऑर्डर कर करके दे देंगे। अपने को कानून किस लिए लाना है? तो जो स्वराज का सपना आप लोगों ने देखा था, अपने को तो तरीके निकालने हैं लागू करने के। तो जो स्वराज हम लोगों ने किताब में लिखा था, वो सरकारी ऑर्डर नोटिफिकेशन पास कर करके हम लोग पास कर देंगे। किसानों के ऊपर मुझे लगता है जितना दिल्ली सरकार ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। जितना कॉम्पेंसेशन 20,000 रुपए प्रति एकड़, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ इतना बड़ा कॉम्पेंसेशन। और इसमें मुझे थोड़ी सी पार्टी से शिकायत है कि इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता हम इसका अच्छे से प्रचार कर पाए हैं देश में। रूरल एरियाज में मुझे नहीं लगता कि हम प्रचार कर पाए हैं इस बात का, किसी को नहीं पता इस बारे में। दिल्ली के गांव देहात में जाके पूछो, सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी राज्यों के अंदर इसका रूरल एरियाज के अंदर प्रचार नहीं कर पाए। उसी तरह से दिल्ली में जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, 54 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जबकि दिल्ली में मार्केट रेट जो है वो 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का भाव है। हमने आते ही कृषि भूमि का जो सर्कल रेट है वो हमने 3 करोड़, 3.5, 4 करोड़ रुपए कर दिया अलग अलग इलाकों के अंदर। अब अगर कोई भी सरकार दिल्ली के अंदर भूमि का अधिग्रहण करेगी, उनको 4 करोड़ रुपए एकड़ देने पड़ेंगे। सारे किसान बहुत खुश हैं। जो पहले कौड़ियों के भाव किसानों की जमीनें छीन ली जाती थी, अब उनको मार्केट रेट मिलेंगे। अब आप जाके अधिग्रहण कर लो, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोटेस्ट होगा। सारे कहेंगे जी मेरी भी जमीन ले लो। 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अगर मिलता हो तो सारे अपनी जमीन देने को तैयार है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। गोपाल भाई इस पे काम कर रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको दिल्ली के अंदर किस तरह से लागू किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में कई सारी चीजें हमारे पास नहीं है। कोई और राज्य होता तो शायद अभी तक उसको भी हम लागू कर चुके होते, लेकिन गोपाल भाई इसकी पूरी बारीकियों को स्टडी कर रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि हर किसान को जितनी लागत है उस लागत प्लस 50% मुनाफा उसकी उपज का दिया जाएगा, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो जो इतना सारा काम हो रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि हमने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया इस बार। तो बिना टैक्स लगाए कहां से पैसा आ रहा है? केवल ईमानदार राजनीति की वजह से, जिसके लिए हम सब लोग आए थे। तो अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो कितना काम हो सकता है। और एक बात तो साबित हो गई, 1.5 साल में मोदी जी सरकार नहीं चला पाए, दूसरे राज्यों से सरकार नहीं चल रही, दूसरी पार्टियों से नहीं चल रही। एक बात साबित होगी, सरकार तो आम आदमी पार्टी वालों को ही चलानी आती है, दूसरे लोगों को नहीं चलानी। तो दोस्तों, मेरी पहली चीज तो ये कि जो सपना लेके और जो जिस चीज के लिए हम लोगों ने इतना संघर्ष किया था, उसके लिए आपकी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और इस पे आप लोगों को फक्र होने की बात है। लेकिन इसका प्रचार करने की जरूरत है बहुत जबरदस्त तरीके से। पार्टी के लिए मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हम लोग सत्ता की पॉलिटिक्स नहीं करने आए, हम लोग सत्ता की रेस में नहीं है। कई लोग कहते हैं वहां फलानी जगह चुनाव लड़ोगे क्या, फलानी जगह 2019 की रेस में हो क्या। हम किसी भी रेस में नहीं है। हम यहाँ रेस करने नहीं आए थे, हम यहाँ सत्ता हथियाने नहीं आए थे, हम सत्ता की दौड़ में नहीं है। और जब कुछ कार्यकर्ता आके बड़ी बेचैन हो जाते हैं, यहाँ चुनाव लड़ेंगे जी, यहाँ चुनाव लड़ेंगे जी, 2-3 जगह मैं देख चुका, बुरी तरह से हारे हैं हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करने थोड़ी आए थे। मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूं, दिल्ली की जीत जो हुई है वो कुछ ना कुछ अद्भुत हुआ है, कुछ ना कुछ अलौकिक हुआ है। आप लोग तन मन धन से
अगर बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते रहें, देश के लिए, समाज के लिए काम करते रहें, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, अगर ऊपर वाले को आपको अपना जरिया बनाना होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर ऊपर वाले को आपको अपना जरिया नहीं बनाना, आपको कोई सफल नहीं कर सकता। एक ही चीज करनी है कि आपके मन में जिस दिन पद और प्रतिष्ठा का लालच आ गया, उस दिन आप ये मान लो आप खत्म हो, आपकी नींद भी खत्म है, आपकी शांति भी खत्म है, आपको कभी जिंदगी में कुछ मिल ही नहीं सकता। और जिस दिन आपने अपने मन से अपना स्वार्थ निकाल दिया, आपकी जिंदगी भी खुश हो जाएगी, आपको भी आनंद आने लगेगा। उसमें भगवान आपको जहां लेता जाए आप चलते जाओ, जहां आपको भगवान जो जिम्मेदारी दे अपनी जिंदगी के अंदर, वो जिम्मेदारी लेते जाओ। दिल्ली के अंदर हम लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है, और अब मुझे लग रहा है जिस तरह के संकेत आ रहे हैं कि अगले जिम्मेदारी भगवान हमें पंजाब में देना चाहता है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जीत रही है भारी बहुमत से। अभी तक जितने हम लोगों ने सर्वे भी कराए हैं इंडिपेंडेंट, 55% तक वोट हम लोगों के आ रहे हैं, और ये कांग्रेस वगैरह 30-35% से नीचे ही है। तो जो चमत्कार आप लोगों का दिल्ली के अंदर हुआ था, उसी किस्म का चमत्कार कुछ पंजाब के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, और वहां भी वही सब कुछ हो रहा है। वहां पे अकाली दल, कांग्रेस किस्म किस्म के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस्म किस्म की धर्म के नाम पे किस्म किस्म की गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन जितना कुछ करते जा रहे हैं वो उनको उल्टा ही पड़ रहा है। जैसे बीजेपी ने जितना गाय का मुद्दा उठाया, फलाना उठाया, शाहरुख खान पाकिस्तान चला जाए, ये चला जाए, एक ऐसा माहौल देश के अंदर बना दिया, नफरत का माहौल बना दिया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई बिहार के चुनाव के नतीजों से, कि जिस तरह से बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे देश के लोगों के ऊपर और जनतंत्र के ऊपर अपना विश्वास और कायम हुआ है कि इस देश को इस तरह से जो भी बांटने की राजनीति करेगा, ये देश उसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। पंजाब के अंदर में भी वही हो रहा है कि जिस तरह से ये लोग जो षड्यंत्र ये रचते हैं, वही इनके ऊपर उल्टा पड़ता जा रहा है। मैं अभी बिहार गया, बिहार के अंदर हम लोगों ने अपने सामने 2 चुनौतियां थी। नीतीश जी अच्छे व्यक्ति हैं, सब लोग मानते हैं नीतीश जी अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार आदमी, और काफी कुछ किया उन्होंने बिहार के लिए। गांव-गांव के अंदर अभी लोग जब गए, उन्होंने बताया कि सड़कें बनी हैं, बिजली आई है। नीतीश जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया, और बीजेपी को हराना बहुत जरूरी था। जिस किस्म का माहौल बीजेपी देश के अंदर पैदा कर रही थी, बीजेपी को हराना बहुत जरूरी था, तो बीजेपी की खिलाफत की हम लोगों ने। तो नीतीश जी अब दोबारा मुख्यमंत्री बने, मैं गया वहां पे, उनके मुख्यमंत्री बनने के ऊपर सरकारी कार्यक्रम था। जैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर, चूंकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, राष्ट्रपति भवन में हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, डिनर होता रहता है। जब भी दूसरे देशों के कोई राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे देशों के कोई प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनके स्वागत में जो भी भोज दिया जाता है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाता है। तो मैं वहां जाता रहता हूं, हर तीसरे चौथे दिन वहां पे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होता है, ऑफिशियल कार्यक्रम, उसमें सारी पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है। तो रोज उन लोगों से सबसे मुलाकात होती है, रोज उन लोगों से, लेकिन वो हॉल होता है, बंद हॉल होता है, वहां पे सब लोगों से सारी पार्टी के नेता आते हैं, सारी पार्टी के लीडर्स आते हैं। तो उस सरकारी कार्यक्रम में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं गया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा, तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के, सर आप बच भी रहे थे, आप बच भी रहे थे। अब इसमें जिस तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसके 2 चीजें, 2 पहलू हैं। पहली चीज, हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया, और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है,
उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों को दोनों को मंत्री बना दिया, इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई कि प्रश्न उठाया गया। जिस दिन हमारे से उम्मीद खत्म हो जाएगी लोगों की और जिस दिन प्रश्न उठने खत्म हो जाएंगे, तो ये मान लेना कि फिर गड़बड़ हो गई। प्रश्न उठे, ये बड़ी अच्छी बात है। हमसे पूछा गया, ये बड़ी अच्छी बात थी। हमसे उम्मीद है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। कल को दूसरी पार्टी वाले आपस में गले मिलते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठाता। केजरीवाल गले मिला तो प्रश्न उठना चाहिए। जिस दिन प्रश्न उठने बंद हो गए, उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका जवाब यही है कि हम कोई गठबंधन नहीं है, कोई हम किसी के साथ हम कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। दिल्ली की जिस किस्म की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति सारे लोग करके दिखाए ना, बहुत अच्छी बात है। पूरा सिस्टम हम लोगों के खिलाफ है भाई साहब। बड़े बड़े लोगों को चुनौती दी है और उसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो पूरी कोशिश कर रहा है हम लोगों की ऐसी तैसी करने की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऊपर वाला अपने साथ है और जितनी वो कोशिश कर लें, उसका वो सारी कोशिशें उनकी उल्टी ही पड़ती है। दिल्ली चुनाव के पहले भी मीडिया ने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना कर सकते थे सारे सर्वे दिखाए। अब मैं निकालता हूं दिल्ली चुनाव के पहले के सारे सर्वे, देख लो सारे चुनाव टीवी चैनल वालों पे। उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे स्टिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जनता बड़ी सियानी है, जनता को समझ में आता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। हम अपने काम से गिने जाएंगे। अच्छा काम करते रहिए। जैसा अभी कुमार भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों को करना है। सरकार को भी अपना काम करना है और पार्टी को भी अपना काम करना है। तो सरकार भी अपना काम कर रही है और पार्टी भी उतने उत्साह के साथ और उतने विश्वास के साथ काम करती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जो सपना हम लोग लेके आए थे, निस्वार्थ भाव से हम सब लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े थे। अब ज्यादा हमारे सामने चैलेंज है, उसी निस्वार्थ भाव के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।